डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 25 वर्षों बाद नोएडा का सपना हुआ पूरा। पीएम मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का किया लोकार्पण। 11,200 करोड़ रुपए की लागत से पहला चरण पूरा। लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, पहले के सीएम नोएडा आने से डरते थे, लेकिन नोएडा को बना लिया था लूट का एटीएम। बदलने वाली है पटना की सूरत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन योजनाओं का किया जायजा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल के पास 10 एकड़ में बनेगा भव्य थीम पार्क। पार्क में दिखेगी सम्राट अशोक, चाणक्य और आर्यभट्ट की गौरव गाथा। बांस घाट का भी होगा कायाकल्प। औरंगाबाद में चाचा ने की अपने 3 भतीजे भतीजियों की निर्मम हत्या। आरोपी चाचा ने खुद भी आत्महत्या की कोशिश। दरवाजा खोलने में देरी से गुस्साए चाचा ने वारदात को दिया अंजाम। ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया हमला। 10 अमेरिकी सैनिक घायल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ ट्रंप। उधर लेबनान पर इजरायल का हमला जारी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करके, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। 4.5 वर्षों में 11,200 करोड़ रुपए की लागत से पहला चरण पूरा हुआ है। इसका सपना वर्ष 2001 में देखा गया था। इस एयरपोर्ट की नींव 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने ही रखी थी। लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, युवाओं को पता है कि यह जो काम हो रहा है यह नौजवानों के भविष्य को नई उड़ान देने वाला काम है। आज हम विकसित यूपी विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। पहले की सरकारें मानती थी कि हवाई यात्रा सिर्फ अमीरों के लिए होनी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ने सामान्य भारतीयों के लिए भी हवाई यात्रा को आसान बना दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले सीएम नोएडा आने से डरते थे, कुर्सी जाने के डर से पहले के सत्ताधारी यहां आने से डरते थे, नोएडा को अपने हाल पर छोड़ दिया था। मुझे भी नोएडा के लिए डराया गया था। सपा वालों ने पहले नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। जेवर का एयरपोर्ट डबल इंजन की कार्य संस्कृति का बहुत अच्छा उदाहरण है। पीएम मोदी ने आगे कहा, यह सभी प्रोजेक्ट पूरा होना डबल इंजन की सरकार का शानदार उदाहरण है। सेमीकंडक्टर फैक्ट्री भारत को तकनीकी में आगे बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने कहा, पश्चिम यूपी की जनता को इस एयरपोर्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का यह कार्यक्रम भारत के नए मिजाज का प्रतीक है। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था, लेकिन आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। साथियों, जेवर का एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आज के इस भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है, उसकी आपूर्ति स्मूथ बनाई गई है। उस पूरी व्यवस्था में अमेरिका जैसे दुनिया के विकसित देशों में भी, जहां पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनमें न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, बल्कि उसका अत्यंत अभाव है।
कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय उद्यमिता कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। कुलपति प्रो के विजयेंद्र पांडियन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालयों ने HBTU, IIT कानपुर तथा फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया। साथ ही MSME एवं विश्वविद्यालय के इतिहास पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। कॉन्क्लेव में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां नवीन तकनीकों और नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि राकेश सचान ने अपने संबोधन में कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 19.40 लाख युवाओं को ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया है। वहीं मुख्य अतिथि सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि MSME और कृषि के समन्वय से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने और दलहन तिलहन उत्पाद बढ़ाने पर जोर दिया। कॉन्क्लेव के दौरान मैन्युफैक्चरिंग, फूड टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों के विशेष व्याख्यान देने होंगे। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों द्वारा लिखित 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया। अंत में कुलपति ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में हमारे विश्वविद्यालय की जो 50वीं स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम है वो भी, और हमारे MSME डिपार्टमेंट का और टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का संयुक्त ये कॉन्क्लेव किया गया है। देखिए, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कुमारगंज, इन दोनों के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और राज्य सरकार ने इनको स्वर्ण जयंती वर्ष मनाए जाने के लिए ये निर्देशित भी किया और उसके लिए धनराशि की व्यवस्था भी किया, जिससे कि इस विश्वविद्यालय का जो 50 साल का इतिहास है। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों का, जहां पटना की सूरत बहुत जल्द बदलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज खुद सड़कों पर उतरे और राजधानी में चल रहे प्रोजेक्ट्स का बारीकी से निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए ताकि जनता को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री का सबसे पहला पड़ाव रहा बांस घाट, जहाँ उन्होंने नवनिर्मित बिहार गौरव पार्क के कार्यों का निरीक्षण किया। 10 एकड़ में फैला यह पार्क देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि और JP गंगा पथ के बीच स्थित है। इस पार्क की खासियत ये होगी कि यहाँ बिहार के स्वर्णिम इतिहास को जीवंत किया जाएगा, चाहे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट हो, कूटनीति के जनक चाणक्य, सम्राट अशोक हो या फिर माउंटेन मैन दशरथ मांझी। इन सभी महान विभूतियों की प्रेरणादायक कहानियां इस पार्क का हिस्सा होंगी। साथ ही नालंदा और विक्रमशिला जैसी प्राचीन स्थापत्य कला की झलक भी पर्यटकों को यहां से देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर धार्मिक और नागरिक सुविधाओं का ख्याल रखते हुए सीएम ने बांस घाट स्थित नए मुक्ति धाम का भी जायजा लिया। 4.5 एकड़ में फैले इस परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ पुराने शवदाह गृह को भी बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री सभ्यता द्वारा पहुंचे। यहां से कलेक्ट्रेट घाट तक इस विशेष सैरगाह बनाया जा रहा है, जहां पैदल पथ, शानदार स्ट्रीट लाइट्स और बैठने की व्यवस्था होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि सभ्यता द्वार से इस सैरगाह के गुजरने के बाद पटना वासियों को गंगा किनारे घूमने का एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री विजय कुमार चौधरी और पटना के DM सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिहार के मधुबनी में इतिहास की नई परतें खुलने वाली हैं और बाबुरहई प्रखंड के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया है। 176 एकड़ में फैले इस विशाल टीले में दफन प्राचीन मिथिला सभ्यता के रहस्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए यह खुदाई मील का पत्थर साबित होगी। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय झा और झंझारपुर सांसद RP मंडल सहित कई दिग्गजों की मौजूदगी में खुदाई शुरू हुई है। इसे राजा बलि की राजधानी माना जाता है। यहाँ शुंग कुषाण काल से लेकर पाल वंश तक के अवशेष मिलने की संभावना है। सांसद संजय झा के प्रयासों के बाद ASI ने फरवरी 2026 में इस नए चरण को मंजूरी दी थी।
औरंगाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक चाचा ने अपने 3 भतीजे भतीजियों को कटर से काट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि चाचा ने फुल साउंड में गाना बजाया और सभी को काटता गया। दरवाजा खोलने में देरी होने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद खुद भी गला काटकर सुसाइड की कोशिश की। उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। घटना हसपुरा थाना क्षेत्र के कुचहन गाँव की है। सुबह घर से बाइक पर सवार होकर कहीं निकला हुआ था। जब घर पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण दरवाजा खोलने में देरी हुई। दरवाजा खोलने के बाद वह घर में घुसा और फुल साउंड में स्पीकर बजाकर कटर मशीन से तीनों बच्चों का बारी बारी से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद खुद का भी गला काट लिया। जानकारी के अनुसार तीनों बच्चों के शव एक कमरे में मिले हैं। बॉडी एक साथ ही पड़ी थी। तीनों के गले पर गंभीर घाव है। कमरे में चारों ओर खून बिखरा है। पास ही चाचा भी पड़ा है, उसके भी गले से खून निकल रहा है। मौके पर पहुंचे लोगों ने सभी को खून से लथपथ देखा। इसके बाद पता चला कि चाचा की सांस चल रही है। लोगों ने एम्बुलेंस को कॉल किया। पहले उसे हायर सेंटर लाया गया। हालत गंभीर देखते हुए पटना रेफर किया गया है। पूरा थाना के अंतर्गत ये कुठन गांव है, जहाँ पे आज सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास 3 छोटे छोटे बच्चों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और वो जो आरोपी थे उनके अपने सहोदर चचा है, और जिनके द्वारा वो गला रेत हत्या कर दी गई है। और वो उनके द्वारा खुद भी वो सुसाइड करने का प्रयास किया गया है। वो अभी जख्मी हालत में पटना रेफर है, पुलिस कस्टडी में भी है। हथियार वो है दबिया टाइप का है जी, वो भी जब्त कर लिया गया है। उसमें उसी से तीनों बच्चे की हत्या कर दी गई थी और वो खुद हत्या का अपना सुसाइड का प्रयास किया था। बिहार के रोहतास जिले से खबर है, जहां पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिन में फल बेचने वाले थे ये शातिर अपराधी। रात के अंधेरे में लोगों की गाड़ियां उड़ा ले जाते थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10 मोटरसाइकिलें बरामद की। आपको बता दें कि रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डेहरी और इंद्रपुरी थाना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में बाइक चोर गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर औरंगाबाद के रहने वाले उसके 2 शारदिंगों को धर दबोच लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि अपराधी दिन में फल बेचने का काम करते थे ताकि किसी को शक न हो। बरामद की गई 10 बाइकों में से 8 अकेले स्प्लेंडर मॉडल की हैं। रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने बताया कि हमें लगातार बाइक चोरी की शिकायतें मिल रही हैं। टेहरी और इंद्रपुरी पुलिस की स्पेशल टीम ने छापेमारी कर सरगना को गिरफ्तार किया है। इसकी निशानदेही पर 2 अन्य अपराधी पकड़े गए। इनके पास से 10 चोरी की बाइक और लॉक तोड़ने के मास्टर की बरामद की गई है। यह गिरोह काफी समय से सक्रिय था। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि इस गिरोह के तार और कहां जुड़े हैं और इन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया। दिनों में डेहरी थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की कई घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी। इस घटना के आलोक में जो एक टीम बनाई गई थी पुलिस पदाधिकारी डेहरी गाँव के नेतृत्व में, उनके द्वारा विभिन्न जगहों से सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर एक व्यक्ति मोहम्मद इरशाद राइन उर्फ शेरा को पूछताछ के लिए लाया गया। उससे पूछताछ के क्रम में डेहरी नगर थाना क्षेत्र इंदौर के 10 से ज़्यादा बाइक चोरी की घटना मैंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और उनकी निशानदेही पर 10 मोटरसाइकिल बरामद अलग अलग जगह से किए गए हैं। इसमें पूछताछ में चीज़ स्पष्ट हुई है कि इसमें जो शामिल है मोहम्मद इरशाद राइन उर्फ शेरा और उसके सहयोगी रंजीत भुइयाँ और बिट्टू कुमार, जो कि औरंगाबाद जिला के रहने वाले हैं, इनके द्वारा संयुक्त रूप से इस घटना को अंजाम दिया जाता था। सुपौल जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित भीमनगर चेक पोस्ट पर मद्य निषेध विभाग की टीम ने नियमित जांच अभियान के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के नशे में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में सभी 5 सरकारी स्कूल के शिक्षक शामिल हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के तहत स्कूली छात्रों के परिभ्रमण दल के साथ नेपाल गए थे और वापस लौटने के दौरान भीमनगर चेक पोस्ट पर जांच के दौरान पकड़े गए। मद्य निषेध विभाग की टीम बॉर्डर पर आने जाने वालों लोगों की जगह जांच कर रही थी। इसी दौरान नेपाल से लौट रहे 5 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसमें सभी के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। सभी शिक्षक छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए नेपाल के ऐतिहासिक स्थलों पर लेकर गए थे। आरोप है कि भ्रमण के दौरान ही उन्होंने शराब का सेवन किया और वापस लौटते समय चेक पोस्ट पर पकड़े गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि जिन शिक्षकों पर बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी होती है, उनका इस तरह का आचरण बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है। मद्य निषेध विभाग के इंस्पेक्टर संजय प्रियदर्शी ने बताया कि बिहार
में पूर्ण शराबबंदी लागू है, जिसके तहत शराब का सेवन, खरीद, बिक्री और परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार सभी आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही इस मामले की जानकारी संबंधित शिक्षा विभाग को भी दी गई है, ताकि विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके। जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 24 मार्च 2026 को सबसे अहम फैसला सुनाते हुए अनुसूचित जाति के दर्जे और धर्म परिवर्तन के बीच संबंध को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट काट दी है, जिसके बाद झारखंड में इसका प्रणव किस तरह से देखने को मिलेंगे और अनुसूचित जाति के लोगों को इससे कैसे लाभ मिलेगा, इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष, चेयरमैन एवं उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र कृष्णा ने एपीएन न्यूज से खास बातचीत की। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर विस्तार से हमारी संवाददाता के साथ चर्चा भी की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एक बड़ा आदेश आया, वो फैसला जिसे लेकर इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा है। वो फैसला जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा किसी और धर्म में धर्मांतरण करता है तो उसे अनुसूचित जाति का जो आरक्षण का जो लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा और उस जाति से उसे फौरन बाहर कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील और स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण हैं। सबसे पहले एपीएन में उनका हम स्वागत करेंगे और उनसे इसी कड़ी में उनसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो स्वागत है आपका। ये जो आज फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। ये एक लॉन्ग अवेटेड डिसीजन है मेरे विचार से जो आया है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुसार है। इसमें मुझे ये लगता है कि उसको इस फैसले को यहाँ का जो परिप्रेक्ष्य में आप आएंगे बाद में उसमें, पहले मैं ये बता दूं कि जो भी रिजर्वेशन या जो बेनिफिट ये जो रिजर्व कैटेगरी के सभी लोगों को दिया गया है, तो ये बेनिफिट दिया गया था इनके जो भी सोशल टैबूज था उसके चलते ये लोग बहुत लोग मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेहनत के बिना सफलता नहीं है, ये कहना है झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन अधिवक्ता जो झारखंड हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं। सालों का उनका अनुभव है और बड़े पद पर जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। किस तरीके की वो पहल कर रहे हैं ये तमाम उन्होंने जानकारियां दी। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से आए आदेश पर भी उन्होंने टिप्पणी की है और इसका स्वागत भी किया है। उन्होंने बताया है किस तरीके से झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये फायदा और पहुंचाएगा और लोगों को, खासकर जो अनुसूचित जाति में है, उनके लिए किस तरीके का फायदेमंद साबित होगा। हमारे साथ यहाँ पर एपीएन न्यूज से कैमरामैन दीपक के साथ मैं तृप्ति, रांची से। नमस्कार। झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी जुलूस पर शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी कर क्षेत्र को अशांत करने का प्रयास किया। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कुछ माकतांड की ओर से बलियापुर चौक की ओर जा रहा जुलूस भिकराजपुर के पास पहुंचा ही था कि वहां बैठे असामाजिक तत्वों ने ताबड़तोड़ पत्थर और ईंटों से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। हमले के बाद अखाड़े के लोग सड़क पर बैठ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर भी वे घर लौट गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस ने शरारती तत्वों को शीघ्र गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। अब खबर झारखंड के पेटरवार से है, जहां खेतकों में रामनवमी अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि मंदिर के समीप से गुजर रही जुलूस के दौरान झंडा अचानक हाई वोल्टेज बिजली तार के संपर्क में आ गया। यह तार करीब 1.32 लाख वोल्ट का था, जिसकी चपेट में आने से 6 से 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत जारंगटी जनता अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं बेहतर इलाज के लिए बीजीएच रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो के एसडीएम मुकेश मछुआ, एसडीपीओ वरिष्ठ नारायण सिंह, बीडीओ और थाना प्रभारी अस्पताल पहुंचे तथा घायलों का हालचाल जाना।
बात सामने आई है कि जुलूस के क्रम में और जो झंडा था झंडा लाइट तार जो गुजरी हुई थी तार चूँकि काटा गया था, लेकिन चूँकि वो टावर बड़ा वाला 1,33,000 जैसा लोग बता रहा है, तो उससे सटा भी नहीं था, लेकिन झटका लगा है। तो उसी में थोड़ा सा फिर भी सावधानी के दृष्टिकोण से अभी हम लोग यहाँ सुरक्षित है। हम लोग डॉक्टर साहब से भी बात किए, आप लोग भी डॉक्टर साहब से बात किए। डॉक्टर साहब ने कहा कि खतरे से बाहर है, सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई खतरे की। हमें जो अस्पताल के कर्मचारी से पता चला है कि सभी लोग खेतों से आए हुए हैं और ये झंडा जुलूस के दौरान इलेक्ट्रिक लगने के दौरान जो घटना हुई है, इसमें 5 पहले पेशेंट आए थे और बाद में 1 मरीज। रांची में रामनवमी पर्व के अवसर पर कल पूरा शहर राममय में डूबा नजर आया। इस दौरान सौहार्द और शांतिपूर्वक ढंग से विभिन्न अखाड़ों द्वारा पारंपरिक रूप से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। तो वहीं रांची के फिराया लाल चौक स्थित चंद्रशेखर आजाद क्लब से भाजपा नेता रमेश सिंह के विशेष कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री एवं लोकसभा सांसद संजय सेठ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, लोकप्रिय नेता रमेश और उनके समर्थकों के साथ पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने रामनवमी पर की शुभकामनाएं देते हुए मंच से शहर के राम भक्तों का उत्साहवर्धन किया। तो मौके पर अखाड़ों ने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए लाठी से अपनी युद्ध कला दिखाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। बहरहाल इस दौरान पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से रामनवमी पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां बिलासपुर जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर तथा लोरमी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम डोंगरीगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान मां भुवनेश्वरी मंदिर में चैत्र नवरात्रि पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। 19 मार्च से प्रारंभ हुए इस पावन पर्व का समापन 27 मार्च को नवमी तिथि पर जवारा विसर्जन के साथ हुआ। पहाड़ी की ऊंचाई पर लगभग 1600 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचने वाले इस मंदिर में मां भुवनेश्वरी का विराट स्वरूप श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। नवरात्रि के दौरान यहां दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं और मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तों का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूर्ण होती है। यही कारण है कि इस मंदिर को मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम कहा जाता है। मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी अत्यंत मनमोहक है। हरे भरे पेड़ पौधे और समीप स्थित तालाब, जिन्हें स्थानीय लोग मानसरोवर के समान मानते हैं, इस स्थल की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। पूरे नवरात्रि पर्व के दौरान यहाँ लगातार पूजा अर्चना और धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि मंदिर का ट्रस्ट जो बना हुआ है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी अभी भी बनी हुई है। विशेष रूप से मंदिर की ऊंचाई तक जल पहुंचने में भारी कठिनाई होती है। पानी की एक एक बूंद के लिए परेशानी झेलनी पड़ती है। समिति के पुजारी सिया राम तिवारी ने जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र के विधायक एवं उप मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि डोंगरीगढ़ मंदिर तक पानी पहुंचाने के लिए लिफ्ट सिस्टम की व्यवस्था की जाए। साथ ही श्रद्धालुओं को धूप से राहत देने के लिए शेड आदि का भी व्यवस्था की जानी चाहिए। हम यहाँ माँ भुवनेश्वरी का जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन से हम जुड़े हुए हैं। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन हम समिति के माध्यम से कुछ करके ग्राम वासियों के चलते कुछ सीढ़ी बनाए, बाद में फिर पक्का सीढ़ी बना। अब यात्री लोग आते हैं, उनके लिए तो पहले पानी के पीने का भी कोई साधन नहीं था। हम शुरू होते था न अपन गाँव के देवी दुर्गा देखे न का तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो चढ़ जाते हैं, पर जो बुजुर्ग हैं उन लोग नहीं चढ़ पाते हैं, तो उनको जैसे देखने की इच्छा है तो उन लोग के लिए दिक्कत है। तो होना चाहिए कि ऐसे लिफ्ट वगैरह का कुछ भी व्यवस्था। माँ भुवनेश्वरी मंदिर डोंगरीगढ़ ट्रस्ट। हमारे यहाँ नवरात्रि पर्व की तैयारी लगभग महाशिवरात्रि के आसपास से प्रारंभ हो जाता है। तैयारियाँ, साफ सफाई, अन्य कार्य। मंदिर की पूजा तो शाम सुबह प्रतिदिन होता है, मंदिर रोज खुला रहता है। पालघर जिले में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अफवाहों की वजह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। इस मामले में पालघर की जिलाधिकारी इंदु रानी जाखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर साफ किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ घबराहट में की जा रही खरीदारी है। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सिर्फ जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल दें।
उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि कई लोग बोतलों और अन्य डिब्बों में पेट्रोल जमा कर रहे हैं जो नियमों के खिलाफ और खतरनाक है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत के 2 और व्यापारिक जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। भारतीय नौसेना इन जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। उधर ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 10 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। इनमें से 2 सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि 8 को मामूली चोटें लगी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कहा। अब हूती विद्रोही भी इनमें शामिल हो गए हैं। यमन में मौजूद ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजरायल के दक्षिणी शहर बेशर्बो और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मौजूदा जंग के दौरान यमन से इजरायल पर यह पहला हमला माना जा रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है। यूती समूह ने कहा कि उसका अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक उसका मकसद पूरा नहीं हो जाता। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग के बाद से मिडिल ईस्ट में भारी तनाव है। इसके चलते हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। हालांकि ईरान ने कुछ देशों के जहाजों को निकलने की अनुमति दी है। इस बीच भारत के 2 और जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। शिप ट्रैकर वेबसाइटों के अनुसार भारतीय झंडे वाले 5 LPG कैरियर भारत आ गए हैं। ये जहाज दुबई रास अल खैमा के उत्तर में हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक दक्षिण पश्चिम में लंगर डाले खड़े हुए हैं। ये जहाज एक साथ जमा हो रहे हैं ताकि वे हॉर्मुज से बाहर निकल सके। इन जहाजों पर 1.7 लाख टन से ज्यादा LPG लदी हुई है। ईरान युद्ध के 4 हफ्ते बाद भी खाड़ी देशों में हमले और उन्हें रोकने की घटनाएं लगातार जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में एक बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोकने के बाद इसका मलबा अबू धाबी के खलीफा इकोनॉमिक जोन के पास गिरा, जिससे 2 जगह आग लग गई। इस घटना में 5 भारतीय नागरिक घायल हुए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने बताया है कि ईरान ने बुदेशहर परमाणु संयंत्र के इलाके में एक और हमले की जानकारी दी है। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी ऐसी घटना है। IAEA के मुताबिक तेहरान ने कहा कि इस हमले में चल रहे रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ। संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। Russia and Iran's currently, as we speak, I just looked, we had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with Israel. We are not negotiating. They're being hit so hard. Anybody would be negotiating. They are negotiating. They're begging to make a deal. They're begging to make a deal. Turned out I was right. They were negotiating, which they admitted 2 days later. And in order to make up for their misstatement, they said, we're going to send you 8 ships of oil. And the following day I saw, this is 2 days ago, I saw on one of the networks, very strange, there were 8 ships of oil coming out of Iran. And then they actually said, we're going to add an extra 2. And they added an extra 2, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।